ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा व्याप्त है। सकारात्मक ऊर्जा पर तो दशकों से शोध चल रहा है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा पर कभी कोई शोध नहीं हुआ। भूत, चुड़ैल, आत्मा सिर्फ इस नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रकार भर है। ब्रह्मांड में अवश्य ही कुछ अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा स्रोत जरूर होंगे, कुछ अनजान शक्तियां जो है, किंतु उनके अस्तित्व का आभास मनुष्य को नहीं है। विज्ञान में रेजोनेंस का सिद्धांत कहता है कि हमारे आसपास हर तरह की ऊर्जा घूम रही है। किसी विशेष मंत्र, साधना या विधि के माध्यम से जब हम उन नकारात्मक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, जिसे सरल शब्दों में सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। कौन सी शक्तियां हैं वो और उनको साधने के क्या प्रकार हो सकते हैं? क्या वाकई है कोई ऐसी शक्ति जिससे मनुष्य अभी अनजान है? इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। रात के 2 बजे का समय था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। हवेली के हर हिस्से में नाइट मोड कैमरा लगा दिए गए थे। कुछ दूर पर एडवांस ऑडियो रिकॉर्डर के अतिरिक्त डिजिटल मल्टीमीटर फिट किए गए थे। रिद्धि को एक कुर्सी पर बांधा गया था। वहीं अनंत अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर के साथ रिद्धि के ठीक सामने पूरी तरह से सतर्क और हर आहट पर नजर रखे हुए था। प्रिया और संभव अपने अपने मीटर लेकर पूरी हवेली की ऊर्जा का ग्राफ बनाने में लगे थे। बीप बीप सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज प्रिया को यंत्र से सुनाई पड़ने लगी थी। अचानक ही प्रिया का मीटर रसोई के पास उच्च ऊर्जा का संकेत देने लगा। प्रिया के माथे पर सलवटें पड़ी और उसने अपने सूखते हलक में 2 बूंद पानी के उतारकर रसोई का रुख कर लिया। किसी समय गांव के सरपंच की रिहाइश या यूं समझिए अय्याशी की मुख गवाह बनी यह हवेली आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती है। हवेली के नाम से ही आसपास के 4 गांव के लोग कांप उठते हैं। ठाकुर की आखिरी पुश्तों ने तकरीबन 40 साल पहले ये हवेली छोड़ दी थी। छोड़ी क्या थी? अपनी जान बचाकर भागे थे यहां से। वो गए तो फिर कभी किसी की इस जमीन पर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं कई बार बहुत से हिम्मती और शैतानी ताकतों से लोहा लेने वाले इस हवेली में आए, लेकिन यहां से वापस लौटे तो किसी से कुछ कहने लायक ही ना रहे। इस हवेली की कहानी साधारण नहीं थी, बल्कि काफी रहस्यमयी और डरावनी थी। रसोई के अंदर पहुंचने पर प्रिया को खिड़की के पास से सबसे तीव्र और स्पष्ट सिग्नल मिल रहे थे। दूसरी तरफ संभव भी पूरी हवेली में सिग्नल का पीछा करते करते रसोई के पीछे की तरफ गार्डन में हाई सिग्नल देखते हुए पहुंच गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ में पकड़े ग्राफ पर एक गोला खींच दिया। उन दोनों के हाथ में पकड़े मीटर का कांटा ये संकेत देते हुए शोर मचा रहा था कि उससे वहां कोई ऊर्जा मिल गई है। अचानक प्रिया और संभव के पास सिग्नल कमजोर होने लगे और अनंत के कमरे में लगे मीटर से बीप की तेज आवाज आने लगी। अनंत सावधान हो गया और एक गिलास में दवा की कुछ बूंदें मिलाकर रिद्धि को पिलाने के बाद उसके सामने डट कर बैठ गया। दवा के प्रभाव से रिद्धि की इम्यून पावर न्यूनतम स्तर पर पहुंचने लगी और शरीर के कमजोर होते ही वहां स्थित आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। कमरे में भय का वातावरण स्थापित होने लगा था। बाहर के कमरों से फुसफुसाहट और लोगों के चहलकदमी की आवाजें विचलित कर रही थी। कैमरा टूटकर नीचे गिर गया था। किसी एनर्जी को डिटेक्ट करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बीप की आवाज करने लगे थे। बाहर से उल्लुओं की हो की आवाज वातावरण में खौफ का मिश्रण कर रही थी। इसी बीच रिद्धि ने गर्दन को गोल गोल घुमाकर अचानक कुछ आवाजें निकालनी शुरू कर दी। क्या चाहिए तुमको? हाँ, भयानक डरावनी आवाज को झटकते हुए अनंत ने सवाल किया। देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम दोस्त हैं, हमें नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हें कुछ सहायता चाहिए तो कहो। देखो, हम जानते हैं तुम्हारे सामने हम कुछ भी नहीं। तुम्हारी शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं हम, बस तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो। हम मदद करना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ से आजाद करना चाहते हैं। अनंत की बात सुनकर रिद्धि ने पहले नजरें तरेर कर उसकी ओर देखा, फिर एकाएक सिसकने लगी। मुझे मेरे ब्याह से उठा कर लाया था ठाकुर।
जिसके नाम की मेहंदी रचाई, उसने तो मुझे घूंघट के इस पार देखा तक नहीं। लेकिन ये हवशी जल्लाद हर रात जब इसका मन भर गया तो अपने बेटों के सामने मुझे ले जाकर पटका। उनके लिए भी मैं बस एक दिल बहलाने का सामान थी। अपनी इस हवेली पर मुझे नाचने वाला खिलौना बना लिया था। इन सब लोगों ने हर रात महफिल सजती, जिसमें ठाकुर के साथ उसके दोस्त यार सब मनोरंजन करते। कुछ समय बाद मैं एक बेटी की मां बन गई। अपनी बेटी की खातिर मैं बिना चूक किए हर रोज उनकी महफिल में नाचने लगी। धीरे धीरे समय बीता और मेरी बेटी 12 बरस की हो गई। मेरी तरह मेरी बेटी भी उपेक्षित जीवन जी रही थी। फिर एक दिन उन जल्लादों की नजर मेरी बच्ची पर पड़ गई। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गए। मैंने ठान लिया था, जो मेरे साथ हुआ मेरी बच्ची के साथ नहीं होगा। बस इसीलिए मैं कुल्हाड़ी लेकर उनके ऊपर टूट पड़ी। मैं अकेली थी और वो 4। कितनी देर लड़ती। उसी कुल्हाड़ी से मेरे और मेरी बेटी के टुकड़े करके इसी हवेली में गाड़ दिया उन्होंने। मेरी बच्ची मेरे सामने ही। इतना कहकर रिद्धि गला फाड़ कर रोने लगी। उस दिन मैं कमजोर थी, लेकिन अब नहीं छोड़ा मैंने किसी को। एक एक से बदला लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना कहकर वो ठठाकर हंसने लगी। देखो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बस अब अपना गुस्सा छोड़ दो, अपनी बच्ची को लेकर लौट जाओ। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। अब सुकून से आराम करने दो अपनी बच्ची को। यकीन करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अचानक फिर से प्रिया के मीटर में हलचल होने लगी। प्रिया ने संभव को इशारे से सावधान किया और मीटर की दिशा में बढ़ने लगी। हवेली में एक स्थान पर पहुंचकर मीटर बहुत तेज आवाज करने लगा और एक बवंडर ठीक उसके सामने उठने लगा। उनके पास जितने भी उपकरण थे सभी से बीप बीप सुनाई देने लगी थी। अनंत भी माइक्रोफोन से आती आवाजों की दिशा में दौड़ते हुए वहां पहुंच गया था। सभी उपकरण यही इशारा कर रहे थे कि वहां अवश्य ही कुछ तो है। उसने कहा था कि उन्हें हवेली में गाड़ दिया था। मुझे लगता है यहाँ कुछ है, खोदो यहाँ पर। खुदाई करने पर वहां से 2 नर कंकाल मिले, एक महिला का और दूसरा उसके बच्चे का। पूरे सामान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। सम्मान अंतिम संस्कार होने और उनकी कहानी सुनने के बाद दोनों अतृप्त आत्माओं को शांति मिल गई थी। एक बहुत बड़ा केस सॉल्व हो गया था। हवेली अब नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो चुकी थी। रिद्धि को ठीक होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगा, लेकिन ये उनके काम का हिस्सा है। अलीगंज वाली हवेली का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद चारों शोध के विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठे अपनी शोध के विषय पर चर्चा में व्यस्त थे। अनंत, रिद्धि, प्रिया और संभव घोस्ट हंटिंग विषय पर शोध कर रहे थे। चारों ही निडर और अपने काम के लिए पूर्णतः समर्पित थे। कितनी ही हवेलियों और खंडहरों पर अपनी रिपोर्ट लिख चुके थे चारों। कुछ तो कोरी अफवाहें निकलती तो कुछ में कोई अतृप्त आत्मा फंसी मिल जाती। कुछ स्थानों पर नकारात्मक प्रभाव मिलता, किंतु वो स्थान भूतहा नहीं होते थे। अन्य विद्यार्थियों की तरह सामान्य भूत प्रेत आत्मा को ये अपना विषय नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा व्याप्त है। सकारात्मक ऊर्जा पर तो दशकों से शोध चल रहा है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा पर कभी कोई शोध नहीं हुआ। भूत, चुड़ैल, आत्मा सिर्फ इस नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रकार भर है। ब्रह्मांड में अवश्य ही कुछ अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा स्रोत जरूर होंगे, कुछ अनजान शक्तियां जो है, किंतु उनके अस्तित्व का आभास मनुष्य को नहीं है। विज्ञान में रेजोनेंस का सिद्धांत कहता है कि हमारे आसपास हर तरह की ऊर्जा घूम रही है। किसी विशेष मंत्र, साधना या विधि के माध्यम से जब हम उन नकारात्मक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो ऊर्जा प्रभावी हो जाती है, जिसे सरल शब्दों में सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं। कौन सी शक्तियां हैं वो
और उनको साधने के क्या प्रकार हो सकते हैं? क्या वाकई है कोई ऐसी शक्ति जिससे मनुष्य अभी अनजान है? बस इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चारों हर संभव प्रयास कर रहे थे। रिद्धि, ये कौन सी किताब में आंखें गड़ाए हुए हो 3 दिन से? कुछ बताओगी? यार बस खत्म ही हो गई। मैं इफरित जिन की कहानी पढ़ रही हूँ। शोध बताते हैं कि ये कहानी महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसमें जिन के धरती पर आने और विनाश की सच्ची कहानी लिखी गई है। पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा मैं सच में जिन से साक्षात्कार कर रही हूँ। एक बात और बताऊं, इस किताब में लिखा है कि जिन को उसकी दुनिया से बुलाने के लिए कुछ खास मंत्र का उच्चारण किया गया था और उन मंत्रों को लगभग 250 साल पहले किसी किताब में आखिरी बार देखा गया था। वही किताब जो चांदपुर के महाराज के पुस्तकालय में रखी गई थी। क्यों ना हम लोग वहाँ चलकर उस किताब को खोजकर उस पर कुछ रिसर्च करें। जिस तरह से उसमें जिन का जिक्र किया गया था, हो सकता है किसी और अज्ञात ताकत के बारे में भी जानकारी हो। और ये बात तो तुम जानते हो ना कि हमारे पूर्वज ऐसा बहुत कुछ जानते थे जिसके बारे में अभी हमें जानना शेष है। चाहे पिरामिड हो या कैलाश पर्वत की मिस्ट्री, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है जिनके निशान अतीत में छिपे हैं। मतलब तुम वापस उसी मनहूस हवेली में जाना चाहती हो जहाँ पर इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई? संभव ने हैरानी से कहा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम रात को सोने जाओगे और सुबह तुम्हें तुम्हारी पीएचडी हाथ में मिल जाएगी? हमारा काम ही है ऐसा संभव। जोखिम तो लेना ही होगा। तुम लोग बोलो, क्या बोलते हो? प्रिया ने भी रिद्धि का समर्थन किया। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या हाथ लगता है। चारों अगले ही हफ्ते चांदपुर की पहाड़ी पर स्थित मोरवाली हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। हवेली पर पहुंचने पर देखते हैं कि हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। कबूतरों की गुटुरगू के अलावा कोई और आवाज वहां सुनाई नहीं पड़ रही थी। जगह जगह से टूटा फूटा ये महल अपनी भयावहता की गाथा खुद सुना रहा था। चारों बहुत ही सावधानी से हवेली के पुस्तकालय को खोज रहे थे। पुस्तक स्थित जिन के अनुसार हवेली के निषेध क्षेत्र में ही ये पुस्तकालय निर्मित था। चारों ने हवेली के हर कमरे को जांच पर रख लिया था, किंतु पुस्तकालय जैसा कोई भवन दिखलाई नहीं पड़ रहा था। अधिकांश कमरे बरसों की उपेक्षा और वहां हुई अनहोनी घटनाओं के कारण जर्जर स्थिति में थे। हर तरफ गंदगी से भरी थी, धूल मिट्टी, मकड़ियों के जाले और अंधेरा। इसके सिवा वहां कुछ भी नजर नहीं आता था। एक एक कमरे का बारीकी से निरीक्षण करते करते वे तीनों एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जो कि महाराज का शयन कक्ष मालूम पड़ता था। एक पुराने भव्य से पलंग के अतिरिक्त वहां कुछ ज्यादा सामान नहीं दिखाई पड़ रहा था। हर जगह धूल और मिट्टी का अंबार लगा था। तभी रिद्धि की नजर एक बेहद खूबसूरत से आईने की ओर गई। कितना खूबसूरत और नकाशीदार आईना था। आकार तो इतना विशाल था कि उसके सामने खड़े होने पर पूरे कमरे का दृश्य उसमें दिखाई पड़ रहा था। आईने की नक्काशी को निहारते निहारते उसने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ना जाने कैसे पीछे से आकर अनंत उससे टकरा गया और रिद्धि भी जाकर आईने से टकरा गई। जोरदार झटका लगने से अभी तक आईना लग रहा वो दर्पण एक दरवाजे की भांति अंदर की ओर खुल गया, जिसे देखकर चारों मित्रों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। क्या उन चारों को कोई खुफिया कमरा मिल गया है? क्या हवेली में उनके साथ कोई अनहोनी होगी या फिर कहानी कुछ नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखना ना भूले कहानी का अगला भाग। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।